हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टूडेंट फटाफट कॉपी कलम निकालिए और हो जाइए तैयार। बात बहुत पुरानी है, एक्चुअली बात है 1864 की। इस 1864 ईस्वी में दो वैज्ञानिक जिनका नाम था गुलबर्ग और दूसरे का नाम था वागे, गुलबर्ग और वागे, ये दो वैज्ञानिकों ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिस नियम को आज दुनिया लॉ ऑफ मास एक्शन के नाम से जानती है। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सिंपली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं भाई कि देखो यार, 1864 ईस्वी में गुलबर्ग और वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन का प्रतिपादन किया। एक्चुअली ये डेट टाइम याद रखना मकसद नहीं है, हमें ये समझना जरूरी है कि लॉ ऑफ मास एक्शन है क्या। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को समझने के लिए आपको एक शब्द समझना होगा, एक्टिव मास। एक्टिव मास, आप हिंदी में इसको कह सकते हैं सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान। अब यार ये एक्टिव मास क्या है, ये कौन सा लफड़ा आ गया, तो जरा समझिएगा। एक्टिव मास किस चीज को कहते हैं। आप खाने बैठे हुए हैं, ठीक है, ओके। आपके थाली में किसी ने 10 रोटियां रख दी है। घबराइए नहीं, 10 रोटी रखी हुई, खाना नहीं है, 10 रोटी रख दी है और आप उसमें से केवल 3 रोटी खाते हैं। तो पचाएंगे कितनी रोटी? 10 या 3? 3 ही ना। अब शरीर में जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो 10 रोटी करेगा कि 3 रोटी? 3 रोटी। जाहिर सा 3 रोटी कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो जो 3 रोटी, टोटल रोटी 10 में से 3 रोटी एक्टिव हुई, 3 रोटी ही सक्रिय हुआ, जिसके बलबूते आज आप लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वही 3 रोटी एक्टिव मास हुआ। एक्चुअली टोटल जो रिएक्शन करने के लिए जो रिएक्टेंट दी जाती है उसमें से टोटल रिएक्शन में भाग नहीं ले पाता। तो जब टोटल रिएक्शन में भाग नहीं ले पाता तो रिएक्शन का जो रेट है, वेग है, वो टोटल रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करता। तो गुलबर्ग और वागे ने एकदम गहराई पूर्वक अध्ययन किया और पता लगाया कि दोस्त, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिक्रिया का जो रेट है, वेग है, कब स्लो हो रहा है, कब फास्ट हो रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि पहले स्लो है बाद में फास्ट हो गया, या शुरू में फास्ट है बाद में स्लो हो गया। ये किस चीज के द्वारा निर्धारित होता है। तो बड़ा ही प्यार से लोगों को, दुनिया को समझाया उन लोगों ने कि देखो दोस्त, अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रतिकारक माने रिएक्टेंट जो होते हैं ना, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, मतलब उनके एक्टिव मास पर डिपेंड करता है। आप इस एक्टिव मास को आप मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं कि ये मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान मतलब जो रिएक्शन में मास एक्टिव हो जाए काम करने के लिए, जो एक्टिव है वही एक्टिव मास है। आप इसको इस तरह से समझ जाइए कि मान लीजिए कि आपको किसी ने 1 ग्राम दे दिया NaOH, ठीक है, और ये टोटल 1 ग्राम NaOH को घोल दिया गया 20 लीटर में, तो कहा जाएगा कि 1 ग्राम NaOH का मोलर द्रव्यमान क्या है, एक्टिव मास क्या है, तो 1/40। आप जानते हैं मोलर मास कितना होता है, 40 × V। अरे यार, इसका तो मतलब ये हुआ कि मोल पर लीटर, 1 लीटर बिलियन में जितना मोल डीजल होता है ना, वही तो एक्टिव मास है। उसी को तो आप मोलर द्रव्यमान कहते हैं ना, मोलर मास कहते हैं। और उसी चीज को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। ये कोई तोप नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। तो याद रखिएगा कि गुलबर्ग और वागे ने जो मोलर द्रव्यमान है उसको एक्टिव मास कहा, और एक्टिव मास कह करके उन लोगों ने अपना बात जो है लोगों तक पहुंचाया। तो आइए जरा शुरुआत करते हैं, हम भी अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए गुलबर्ग और वागे ने क्या कहा। लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब क्या कहता है आपसे। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आपसे कहता है, पहला पॉइंट नोट करिए कि किसी रिएक्शन का जो दर है, किसी रिएक्शन का जो वेग है भाई, वो निर्भर करता है प्रतिकारक पर, उसका प्रतिफल से लेना देना नहीं है। तो मान लेते हैं कि एक रिएक्शन है, ए नाम का कोई रिएक्टेंट है और बदल गया प्रोडक्ट में। तो अब आप बताइए वहीं से
इस अभिक्रिया का जो रेट होगा वो ए माने प्रतिकारक पर डिपेंड करेगा या प्रतिफल पर? जवाब होगा प्रतिकारक पर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा, किस तरह से डिपेंड करेगा, कैसे परिभाषित करें? तो ये देखिए गुलबर्ग और वागे क्या सिखाते हैं, वो सिखा रहे हैं कि अभिक्रिया का दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे समानुपाती है ए के एक्टिव मास के, मतलब मोलर सांद्रता के। ए का ये अभी पढ़ेंगे, एक्टिव मास ऑफ ए मतलब ए का मोलर मास है, मोलर द्रव्यमान हो गया ये। तो मोलर सांद्रण जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, मोलर सांद्रण। तो अभिक्रिया का दर किस ए के मोलर सांद्रण पर निर्भर करेगा। आप चाहें तो लिख सकते हैं इसको अभिक्रिया का दर, और यहां पर एक नियतांक लगा देंगे के, और ये हो गया ए, जहां पर के को कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग नियतांक, वेग या दर कुछ शब्द कहिए, नियतांक है ये, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। चलो ठीक है, एक तो बात हो गई। फिर कहा गुलबर्ग वागे ने कि भाई वो अगर इस तरह से कोई रिएक्शन हो रहा है, ये प्रोडक्ट में बदल रहा है, ए प्लस बी मतलब दो रिएक्टेंट हो गए, तो भाई साहब ये बताइए कि आपके थाली में रोटी तो दिया हुआ था 10 गो, सब्जी नहीं था क्या? तो क्या जब रोटी घट रहा है तो सब्जी नहीं घट रहा था? वो भी तो घट रहा था ना। तो इसका मतलब कि जो रेट है कि वो रोटी पर कैसे डिपेंड करेगा जब दो चीजें दिए? तो इसने ने कहा कि एकदम रिलैक्स रहो मेरे भाई, अभिक्रिया का जो वेग होगा, अगर ऐसा कोई अभिक्रिया हो गया, अभिक्रिया का वेग वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के मोलर सांद्रण इनटू बी के मोलर सांद्रण, माने ए के एक्टिव मास इनटू बी के एक्टिव मास के। मतलब जो रिएक्टेंट दिया है उस रिएक्टेंट का जो सांद्रता, इसको सांद्रता कहेंगे, ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, या ए का एक्टिव मास या बी का एक्टिव मास, या ए का मोलर द्रव्यमान, बी का, कई नामों से जाना जा रहा है, कोई एगो दिमाग में बैठा लो ना यहां पर, बस कहानी खत्म। तो अभिक्रिया का वेग जो डिपेंड करेगा वो ए के मोलर सांद्रण इनटू बी के मोलर सांद्रण पर निर्भर करेगा। सिंपल सा मतलब है। तो फिर से एक बार अगर कोई व्यक्ति कह दे यहां कि अगर वेग बराबर लिखना है तो के लगा देंगे। अच्छा दोस्त, तो अब आप कहेंगे कि अगर रिएक्शन को किसी ने ऐसे दे दिया a प्लस बी प्लस सी, तब प्रोडक्ट हो गया, आप कहेंगे तो हद हो गया यार, इसमें कौन बड़ी बात है। इसका अगर वेग लिखना है तो वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता इंटू सी की सांद्रता। गुस्सा ये मत, थोड़ा सा एक बात मुझे समझाना है एक्चुअली, इसलिए मैंने ऐसा कहा। अब सोचिए आपको किसी ने ऐसे दे दिया रिएक्शन ए 2a, आप प्लस दे दिया मान लीजिए कि 3b, तब लिखा प्रोडक्ट। अब क्या करें, मतलब ये बैलेंस कर दिया गया। आप रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना भाई, संतुलित करते हैं ना, तो संतुलित करने के लिए यहां पर रिएक्शन को स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है 2a 3b लिख दिया गया। अब लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है इसके बारे में कि इस अभिक्रिया का वेग कैसे लिखें? तो एकदम थोड़ा सा एकदम बच्चा वाला दिमाग लगाइए, बड़ा वाला दिमाग बाद में लगाइएगा, अभी बच्चा वाला। ये क्या लिखा है भाई? ये लिखा है a प्लस a। ये क्या लिखा भाई? b b हो गया प्रोडक्ट। क्यों बोलिए, कुछ नया काम कर दिया हमने क्या? ये तो बचपन में हम लोग ऐसा करते थे। अब इसका लिखिए दर, यह भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a इंटू बी माने बी का सांद्रता इंटू बी का सांद्रता। अब इतना मैथ तो हम लोग जरूर जानते हैं, बराबर लगा के a इंटू ए हो गया a के सांद्रता के स्क्वायर इंटू बी की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता इंटू बी की सांद्रता, बी की सांद्रता के पावर क्यू। कुछ आपके दिमाग में आ रहा है बातें? देखिए यहां पर था बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया, तो रियल में वो पावर में चला गया। यहां बैलेंस करने के लिए अपने 3 लगाया था, वो भी बेचारा पावर में चला गया। तो इसका तो मतलब ये निकला, अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लूं और 2 चीजें से मिटा रहा हूं, आपको जरूरत पड़े तो नोट कर लीजिए, नोट करना ही है। जब तक नोट नहीं करिएगा ना मजा नहीं आएगा, आप इसको लिखते चलेंगे। तो देखिए, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपको एक ऐसा रिएक्शन दे दिया, 2a b प्लस 3c 4d प्लस डॉट डॉट, ये आगे से दिया हुआ प्रोडक्ट।
कहता है कि इसका आप रेट लिखिए। तो एकदम से मत घबराओ मेरे भाई, एकदम से नहीं घबराओ, हम है ना साथ में। करना क्या है कि ए के पहले कितना है, 2 है, तो पावर में कर दीजिए 2। बी कुछ नहीं है तो लिख दीजिए बी की सांद्रता इंटू सी में कितना है, सी के पावर देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, और डी के पावर में कितना हो जाएगा 4, और इसी तरह से ये आगे इंटू पे डॉट हो सकता था ये, अगर कुछ रहता तो। अगर यहाँ पर नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, जितना दिया तो लिख दीजिए। तो हम यहाँ से एक जनरल रिएक्शन के लिए बना रहे हैं। जनरल रिएक्शन हम ये बना रहे हैं कि एक रिएक्शन आपको दिया गया इस तरह से, ए एक्स इंटू बी वाई, और ये लिख दिया गया प्रोडक्ट। याद रखिएगा दोस्त, लॉ ऑफ मास एक्शन पूरे चिल्ला चिल्ला के जोर शोर से कहता है कि अभिक्रिया का जो दर है, वेग है, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट क्या है। और रिएक्टेंट में सभी रिएक्टेंट पे नहीं, रिएक्टेंट का वह हिस्सा जो एक्टिव है। मतलब 10 रोटी आपको नहीं पचाना है, रोटी पचानी है केवल 3, मतलब वही एक्टिव है। तो इसका अगर वेग कहें कि वेग क्या है, तो एक वेग नियतांक k लिख दीजिए, और भाई साहब x है ना, तो इनके x के पावर a लिख दीजिए। ये y है तो y के पावर में क्या है b लिख दीजिए। कहानी खत्म। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन कह रहा है आपसे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का अगर आपको वेग निकालना है, दर निकालना है, तो करना यह है कि उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसके मोलर सांद्रण के ऊपर उसको बैलेंस करने के लिए जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपने लगाया हुआ है, उसी से उसको क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपने लिखा है H2 प्लस 2O2, सॉरी H2 पहले ऐसे लिख लेते हैं और ये H2O लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं साधारण सा एक समीकरण, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 2 से। अब इसका हमको वेग लिखना है लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा, तो लिखेंगे कि हमको इससे कुछ लेना देना नहीं, तो मेरा प्रोडक्ट हो गया ना, तो प्रोडक्ट से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब हो गया है ए की सांद्रता, सॉरी ये लिखा रहा है H2 की सांद्रता के पावर 2 इंटू O2 की सांद्रता। कहानी खत्म। बस इतनी सी ही बात थी और कुछ भी नहीं है। इतनी सी बात कही गई कि भाई जो भी रिएक्शन आपने लिया उस रिएक्शन में देख लीजिए कि रिएक्टेंट जो है ना यहाँ पर जो बैलेंस किया हुआ है उसको पावर में लिख दीजिए। यहाँ पर 3 रहता था 3 लिखते, 4 रहता था 4 लिखते, 5 रहता था 5 लिख देते। उसमें हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो अगर मान लीजिए कि आपको रिएक्शन दिया गया CH4 इंटू O2, ये हो गया H2O प्लस CO2, तो सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि आपको बैलेंस करना होगा। यहां पर देखिए, यहां पर हाइड्रोजन है 4, यहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऑक्सीजन देख रहे हैं कि इधर कितने हो गए, 2 यहां और 2 4 हो गया, तो आपने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हमको इसका दर लिखना है, तो दर या वेग एक ही चीज हुआ, तो बराबर के हम देख रहे हैं रिएक्टेंट, तो CH4 की सांद्रता इंटू O2 की सांद्रता के पावर में 2, और इससे कुछ लेना देना आपका नहीं है क्योंकि तो प्रोडक्ट है भाई, तो प्रोडक्ट से क्या लेना देना। क्लियर? तो ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग जब लिखेंगे तो वह वेग या दर समानुपाती होता है जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के गुणनफल के बराबर यदि जो रिएक्शन को बैलेंस करने वाला स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है उसको घात के रूप में लगा दिया जाए तब। यहां जो कुछ भी रहेगा ABCD जो भी बैलेंस करने के लिए दिया गया उसको पावर के ऊपर लिख दीजिए। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और एग्जांपल है लिख रहा हूं, देखिए। जैसे मान लीजिए कि ओपन में खुले में हाइड्रोजन की अभिक्रिया आपने नाइट्रोजन से करा दी और ये बन गया अमोनिया NH3। ओके, अब इसका दर लिखना है, तो जब दर लिखना है तो K हाइड्रोजन की सांद्रता कितना बताइए, लिख दें पावर में 3 इंटू नाइट्रोजन, हो गया, ये इसका दर हो गया। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। अब आते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, तो ध्यान दीजिए दोस्त। देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन का
उपयोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में किया जाता है, लेकिन अंतर यह है कि ये जो रिएक्शन होता है लॉ ऑफ जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो ये रिएक्शन उभयगामी होता है। तो जब रिएक्शन उभयगामी हो, मतलब कि रिएक्टेंट फॉरवर्ड में बदल रहा हो, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल रहा है और प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में बदल रहा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं उभयगामी अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बर्फ है, ये पानी हुआ और पानी जो है फिर से बर्फ हो रहा है, ये उभयगामी अभिक्रिया। तो यहां पर आप लगाएंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। और खुले में अगर आपने कहीं बर्फ रख दिया है, बर्फ पिघल करके पानी बन रहा है, तब यहां पर लगाएंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। मतलब जब रिएक्शन उभयगामी नहीं है तो लगेगा लॉ ऑफ क्या चीज? मास एक्शन। और रिएक्शन अगर आपका उभयगामी हो गया और लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम आप बताना चाहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, तो यहां पर वही रूल इस उभयगामी अभिक्रिया में लगाएंगे और उसी का नाम हो जाता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। आइए जरा उसको समझते हैं एग्जांपल से। तो आपके दिमाग में बस इतनी सी बात रखनी है दोस्त कि रिएक्शन जो अगर उभयगामी हो, रिवर्सिबल हो, मतलब कि प्रतिकारक प्रतिफल में बदल रहा हो, आप फिर से एक बार प्रतिफल लौट करके प्रतिकारक में बदल रहा हो, तब उस कंडीशन में आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम निकालते हैं। इसके लिए हमने मान लिया कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ए, फिर यहां पर हमने लिया बी, अरे यार चौक में पत्थर हो गया लग रहा है, और ये बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जा रहा है, रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में बदल रहा है, ये हो गया एक्स। अरे भाई तुम ये तो हद हो गया कंजूसी का, एक्स हो गया और ये हो गया वाई। देखिए रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में एक बात बता देते हैं। देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम तब तक पॉसिबल नहीं होता है, इक्विलिब्रियम की अवस्था, कि जब इसको आप एक क्लोज बर्तन में करें, क्लोज बंद पात्र में करें, और सामने का मतलब होता है कि इसको फॉरवर्ड रिएक्शन करें, इसको बैकवर्ड रिएक्शन मान लीजिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का दर माने रेट बैकवर्ड रिएक्शन के दर के बराबर हो जाए। तो ये मान लीजिए रिएक्शन साम्य की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। साम्य की अवस्था कहने का मतलब कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है, और दोनों का दर बराबर है। माने जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट टूट करके रिएक्टेंट में बदल रहा है। तो जब साम्य की अवस्था आ जाती है, तब उस कंडीशन में आप इसका जब निकालते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम हम लोग निकालेंगे, जैसे K है तो रूल कहता है, ये प्रोडक्ट है आपका, प्रोडक्ट ऊपर लिखेंगे इंटू वाई के पावर y, और प्रतिकारक हो गया a के पावर a, b के पावर b। इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन से, हाँ जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट है वो कॉन्सेंट्रेशन के पावर में लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाता है, आपका एक कांस्टेंट प्राप्त होता है। इसका नाम होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका नाम है साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक होता है। इसे थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए आप इधर से देखिए। हम यहां पर इसको आप कह रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये बदल के प्रोडक्ट में बदला, तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है। अब जरा उससे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो रिएक्टेंट हुआ, तो रिएक्टेंट हुआ तो अभिक्रिया का जो दर हुआ, इसको हमने कहा ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, इसको F कह दिया, इसको बैकवर्ड रिएक्शन है हमने B कह दिया। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का दर, फॉरवर्ड रिएक्शन का जो दर है या वेग है, इसको हमने मान लीजिए कि रेट ऑफ ए, ऐसे लिख दिया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर के, उसमें हमारा रिएक्टेंट क्या है, देखिए ए के पावर ए हो जाएगा और बी के पावर में स्मॉल बी। चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है, इसीलिए हमने इसको के एफ कर दिया। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है।
अब जब बैकवर्ड रिएक्शन होगा तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट ये हो जाएगा, रिएक्टेंट तो ये होगा ना। तो आप बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखेंगे, बैकवर्ड रिएक्शन का दर, इसको हमने RB मान लिया, मैंने रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो बराबर हो गया उसी तरह से KB यहां पर कांस्टेंट हुआ और यहां पर रिएक्टेंट के रूप में क्या हमारा X है, पावर X, Y के पावर ये Y, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब साम्य जो अवस्था होती है दोस्त, तो साम्य अवस्था का मतलब होता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो साम्यावस्था में जो RF है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो जब RF RB के बराबर हो गया तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आप लिखेंगे KF, A की सांद्रता के पावर A, B की सांद्रता के पावर B बराबर हो गया K इन B, X के पावर X और Y के पावर ये हो गया Y। अब देखिए इसका मतलब हमने लिखा है यहां पर, लिख दिया KF बटा में कर दिया हमने KB, इसको इधर ला दिया और कुछ नहीं। तब ये हुआ ये कि आपका ये जो है x के पावर x इंटू y के पावर y हो गया A की सांद्रता के पावर A और B के सांद्रता के पावर स्मॉल b, हो जाएगा ऐसा। अब देखिए ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट का कांस्टेंट हो गया और ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट बटा कांस्टेंट जब करते हैं तो कांस्टेंट आता है, जैसे मान लीजिए कि 5 जो है एक कांस्टेंट है, तो अगर आप 5 में 2 भी एक कांस्टेंट भाग देते हैं 2.5 आया, ये भी क्या हुआ कांस्टेंट हुआ। तो उसी तरह से यहां पर हम लोग लिखते हैं K, और K हो गया आपका x के पावर A, y के पावर y, A के पावर A, B के पावर B। इस K का नाम है साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। अब ये साम्य स्थिरांक दोस्त कई तरह के होते हैं। अगर ये एक सॉल्यूशन की अवस्था में अभिक्रिया हो गया तो साम्य स्थिरांक इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तब इसको Kc कह देते हैं। अगर ये गैसीय अवस्था में हो गया तो पार्शियल प्रेशर के रूप में व्यक्त करते हैं, तो साम्य स्थिरांक उसको क्या कह देते हैं हम लोग Kp कह देते हैं। इसको यहां से मैं मिटा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको साम्य स्थिरांक के बारे में बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। साम्य स्थिरांक जो होते हैं, अगर ये कॉन्सेंट्रेशन में हो गया, ये साम्य स्थिरांक के, तो अगर ये बिलियन के रूप में है तो साम्य स्थिरांक को हम लोग Kc कह देते हैं, या गैसीय अवस्था में भी है तो उसको Kc कह सकते हैं। मतलब रेट कांस्टेंट है, साम्य स्थिरांक है सॉरी, और किस रूप में जब कॉन्सेंट्रेशन व्यक्त करते हैं। तो अगर यही बिलियन जो है गैसीय हो गया तो इसको Kp कह देते हैं हम लोग। इसको क्या कह देते हैं? Kp के नाम से जानेंगे। जब ये मोल फ्रैक्शन के रूप में हो जाए तो K काई कह देंगे, ये मोल फ्रैक्शन के रूप में हो गया। जब मोल मतलब मोल अंश के रूप में, जब मोल के रूप में हो तो Kn कह देंगे। मतलब कि साम्य स्थिरांक को कई तरीकों से अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग नामों से जाना जाएगा। तो सांद्रता के रूप में व्यक्त करना है तो Kc कह देंगे, पार्शियल प्रेशर माने आंशिक दाब के रूप में कहना है तो Kp कह देंगे साम्य स्थिरांक को। जब आपको मोल अंश के रूप में व्यक्त करना है तो K काई हो गया, ये काई होता है ना, x की तरह लिखते हैं। जब मोल के रूप में व्यक्त करना है तो Kn कह देते हैं। इस तरह से और भी तरीके होते हैं इसको व्यक्त करने का। तो फिलहाल हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है, मान लीजिए कि अगर ये बिलियन की अवस्था में तो K को Kc कह दीजिए, और इसी रिएक्शन को, यही आपका डेफिनेशन है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब ये हुआ, अगर इसको डेफिनेशन के रूप में देना हो तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया उभयगामी होगी तभी जाकर के केमिकल इक्विलिब्रियम वाली बात होगी। तो प्रोडक्ट, जरा ध्यान से देखिए क्या है ये, प्रोडक्ट का
जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट का जो मोलर द्रव्यमान है, उसकी सांद्रता के पावर में क्या है, तो उस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए जो आपने गुणांक लगाए थे उसी को पावर में रखा गया है। एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल से जरा इसको बेहतर तरीके से समझिए। H2 है, I2 है और ये है 2HI, उभयगामी रिएक्शन का एग्जाम्पल। मान लीजिए कि ये सोल्यूशन में है, हमने इसका केसी निकाला, तो HI के पावर में आपको 2 करना होगा ये प्रोडक्ट, और ये रिएक्टेंट से आपको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, कहानी खत्म हो गई। बस इतनी सी बात थी। मान लीजिए कि हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, अभी लिया था अमोनिया वाला। अमोनिया वाला जो रिएक्शन है दोस्त, अगर उसको बंद पात्र में कराइएगा तो एक्चुअली ये उभयगामी रिएक्शन होता है। ये होता है 2NH3। अगर इसका कोई व्यक्ति केसी या के लिखे, केपी लिखे, गैसेस में तो केपी लिख देगा, केसी लिखे, इस तरह से आप दिया रहेगा कंडीशन। तो NH3 ये प्रोडक्ट ऊपर लिखिए, NH3 के पावर में कर दीजिए 2, और बटा में देखिए N2 की सांद्रता इंटू H2 की सांद्रता के पावर 3। कल्पना करिए कि रिएक्शन कुछ ऐसे हो गया, यह PCl5 टूट करके PCl3 और Cl2 दे दिया। तो ठीक है, ये प्रोडक्ट है ना, हमने केसी लिखा मान लीजिए, तो PCl3 के पावर में कुछ नहीं, Cl2 के पावर में सांद्रता के पावर कुछ नहीं, और यहाँ PCl5 के भी सांद्रता के पावर कुछ नहीं, मतलब केवल सांद्रता हो गई। तो सिंपल सा मतलब है दोस्त, कोई भी रिएक्शन अगर आपको इस तरह से दिया जाए, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, इधर देखिए बोर्ड की तरफ। SO2 है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और 2SO3 बना देता है। तो अगर कोई कहता है कि इसका Kp Kc कुछ लिखिए, ये अगर गैसीय अवस्था में रहेगा तो Kp लिखाएगा, तो मान लीजिए Kp लिखना है, तो Kp ही लिखना है, तो क्या लिख देंगे, इसकी सांद्रता। अच्छा, जब Kp लिखेंगे तो पार्शियल प्रेशर के रूप में लिखा जाता है, तो फिलहाल अभी Kc लिख रहे हैं, तो इसकी जो सांद्रता है SO2, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे Kp और Kc में रिलेशन जब निकालेंगे तो यहाँ पर पावर 2 हो गया और ये हो गया। अच्छा, ये बैलेंस है, 2 दूनी के 4, ये 6, सॉरी यहाँ पर बैलेंस नहीं है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर, 4 2 6, तो हो गया SO2, ओ सॉरी यहाँ पर 2 से नहीं मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से होगा ना, तभी तो जाके सल्फर बैलेंस होगा, 4 2 6, हाँ अब हो गया, पावर 2 हो गया और ये O2 हो गया। कहने का मतलब ये है, ये इसका तात्पर्य है कि आप रिएक्शन को पहले बैलेंस कर दीजिए। रिएक्शन उभयगामी होनी चाहिए, बैलेंस करने के बाद जो ये स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट है जो कि संतुलित करने के लिए लगाया गया है, इसको पावर के रूप में रख दीजिए। और हाँ, ध्यान ये रखना है कि जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप इसको ऊपर रखिए, रिएक्टेंट से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है, इतनी सी बात है। नेक्स्ट वीडियो में Kp और Kc में रिलेशन देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे दोस्त कि ये जो Kc है ये कैसी जो है ना चेंज होता है रिएक्शन, मान लीजिए उसको, अगर इसको हम लोग क्या करें, ये प्रोडक्ट है, अगर इसको रिएक्टेंट कर दें और ये प्रोडक्ट बनाए तो क्या होगा। इस तरह से कुछ हम लोग किसी के वैल्यू के बारे में समझेंगे और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक फिर भेंट होती है अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।